हाँ? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज क्या रह गया था अपना, पोलराइजेशन करवा देते हैं। और कौन सा रूल है? हाँ वही तो कराने जा रहे। सो रही हो? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बात करते हैं, करे जाए। जी इसी चैप्टर। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई कैटायन है, A प्लस है सपोज, ठीक है, और कोई इसके बगल में एनायन है B माइनस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। B माइनस के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो अगर इसका क्लाउड, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर ये अट्रैक्ट होता है A की तरफ, अगर ये A की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो क्या होता है इस प्रोसेस में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा सा A प्लस की तरफ आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसकी तरफ आ जाता है? A प्लस की तरफ। जैसे मान लीजिए कोई बलून आप ले लीजिए, और बलून को अगर बीच से प्रेस करिए, एक तरफ से आप अगर उसको दबाइए, तो एक तरफ वो बल्ज आउट हो जाएगा, एक तरफ क्या बनेगा? बड़ा स्फीयर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाता है, ए की तरफ इसका झुकाव बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इस तरीके से, अब बेसिकली तो ये आयनिक बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, A प्लस और B माइनस के बीच में। आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या था? आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए ये A है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? B को, तो यहाँ पे बन गया A प्लस, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? B माइनस। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने चार्जेस की वजह से एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, और उसी को आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ आयनिक बॉन्ड्स में ऐसा होता है कि आपका, या ज्यादातर में, कुछ में नहीं, कि A प्लस की वजह से, A के पॉजिटिव चार्ज की वजह से B माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो A की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है, A की तरफ थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स कैटायन। कैटायन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एनायन का है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिस्टॉर्शन उसमें आता है, और वो बल्ज आउट होगा, बाहर की तरफ इधर आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है? B माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। पोलराइजेशन होता किसकी वजह से है? A प्लस की वजह से। किसकी वजह से होगा? A प्लस की वजह से। कोई डेफिनेट डेफिनेशन हो तो वो भी बता दीजिए। डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन। When a cation approaches an anion,
when a cation approaches an anion, when a cation approaches an anion closely, positive charge of cation attract positive charge of cation attract electron cloud of anion this is called polarization cation have polarizing power किसी किसी बुक में पोलराइजेशन में Z भी यूज करते हैं, है ना, किसी में S भी यूज करते हैं, दोनों सही है। कैटायन है पोलराइजिंग पावर, कैटायन ही तो कर रहा है पोलराइजेशन। एंड एनायन है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी को क्या बोलोगे, पोलराइजेबिलिटी। एनायन में की पोलराइजेबिलिटी होती है और कैटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। और पूरा प्रोसेस क्या होगा, पोलराइजेशन। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय cationic positive charge is called polarization। ठीक है, अब ये जो पोलराइजेशन हुआ है, इस पोलराइजेशन की वजह से चीज क्या हुई कि ये A प्लस था, ये आपका B माइनस था, इस B माइनस का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ गया, तो होता क्या है, अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं, ए और बी के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं दोनों के, इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है कि दोनों एटम्स के बीच में होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग डिस्टॉर्शन की वजह से कहाँ पे हो गई, बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन। तो ये अब काइंड ऑफ कोवेलेंट बन गया, काइंड ऑफ कोवेलेंट बन गया, बीच में आने की वजह से काइंड ऑफ कोवेलेंट बन गया। अगर काइंड ऑफ कोवेलेंट हो गया तो इस चीज को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इज डेवलप्ड इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में भी कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, कोवेलेंट। क्लियर है बात। और कभी भी किसी भी बॉन्ड को अगर आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो तो कभी भी वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। मतलब जैसे हमने बोला कोई बॉन्ड आयनिक है तो इसका मतलब ये है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर आपका क्या है, आयनिक कैरेक्टर आपका ज्यादा है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए हम उस बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, आयनिक बोल रहे हैं। अगर हम किसी बॉन्ड को कोवेलेंट बोल रहे हैं
अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है सपोज, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी होगा, लेकिन अगर हमने उसको कोवेलेंट बोला तो इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा है और आयनिक का कम। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, ये स्लाइड नोट हो गई। नेवर a ionic bond is 100% ionic. There is some covalent character. वो हो सकता, वैसे आयनिक कैरेक्टर आता है, पर कुछ को कोवेलेंट तो बोल सकते हैं ना। हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है ना, वही केस तो बोला मैंने। कोवेलेंट के लिए ये लाइन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोवेलेंट में दो केस बनेंगे, देखिए ध्यान से, इधर देखिए। कोवेलेंट में दो केस बनेंगे, एक को बोलोगे पोलर कोवेलेंट और दूसरे को बोलोगे नॉन पोलर कोवेलेंट। जैसे मान लो Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है Cl के बीच में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा, नो चार्ज डेवलपमेंट। और अगर चार्ज डेवलपमेंट नहीं है तो नो आयनिक कैरेक्टर। इस बॉन्ड में, ये बॉन्ड कोवेलेंट है, इसमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ले लें, जैसे HF की बात कर लो, तो कोवेलेंट तो है ही है ये, इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज डेवलपमेंट होते ही बॉन्ड को आप क्या कह सकते हो, थोड़ा सा इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा। सम आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा बॉन्ड ऐसा बन सकता है कि उसको हम बोल सकते हैं क्या, 100% कोवेलेंट, ये वाले को। इसको आप 100% कोवेलेंट नहीं बोल सकते, 100% कोवेलेंट आप नहीं बोल सकते, ये 100% कोवेलेंट नहीं है पोलर, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है। ये हो सकता है अगर कोवेलेंट उसका नाम ले रहे हो तो 90% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, 10% आयनिक कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है कुछ हल्की फुल्की? नहीं आ रही है तो बोलो। अब कोई आयनिक बॉन्ड है, अगर उसमें पोलराइजेशन खूब ज्यादा हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रहा है, बीच में आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बीच में आ रहा है, उसी की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अगर जिस केस में पोलराइजेशन ज्यादा है, हाई पोलराइजेशन है, वहां कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जिस केस में पोलराइजेशन कम है, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
सिस्टम क्या हो गया? ये बच्चे सिस्टम बोलते हैं, हंसने क्यों लगते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। बिग बॉस से कुछ रिलेटेड है ना? सब नहीं, सबको पता है, मुझे नहीं पता। हंसने लगते हैं जैसे बोलो सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ये बोल सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में लिखेंगे सीसी। हम लिखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या लिखेंगे? सी 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 सी। बिल्कुल। ठीक है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन कैसे डिपेंड करेगा? अगर पोलराइजेशन की बात करो तो पोलराइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है आपका, अगर कैटायन छोटा हो तो वो बहुत ज्यादा पोलराइज करेगा, यानी कि कैटायन का साइज से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छोटे कैटायन के केस में पोलराइजेशन ज्यादा, और पोलराइजेशन ज्यादा तो क्या ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है। और किसी केस में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम। एक चीज ज्यादा, मान लीजिए टोटल 100 है, तो अगर किसी चीज को, कोई केस ऐसा 50-50 भी मिल सकता है, बट होता कम है ऐसा आइडियल सिचुएशन, तो ज्यादातर में क्या मिलेगा? एक अगर 65 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना। एक अगर पहला वाला 35 हो गया तो दूसरा 65, तो ये अपोजिट चलेंगे। दूसरा पोलराइजेशन की अगर बात करो एनायन के साइज पे, तो एनायन जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास में होगा ना। एनायन जितना बड़ा होगा उस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखिए ये A+ है, ये B- है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मान लीजिए यहाँ। ठीक, इसको इधर बल्ज आउट होना है। अब मान लीजिए ये A+ है और ये B- है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना, तो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनायन साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, और आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है बात? बोले बच्चों? ठीक। अगर चार्ज ज्यादा है तो चार्ज के ज्यादा होने से भी पोलराइजेशन ज्यादा। अगर चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, किसी पे +4 है, किसी पे +1 है, तो +4 चार्ज तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो इसका मतलब चार्ज अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बल्ज आउट ज्यादा होंगे। चार्ज ज्यादा होने में क्या है? फायदा है, चाहे कैटायन का हो चाहे एनायन, दोनों एक ही बात। दोनों में क्या फायदा है? दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम। ठीक है। बड़ा एनायन है तो ऑलरेडी क्या होगा, या चार्ज अगर ज्यादा है एनायन के ऊपर माइनस का, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं होंगे, नेगेटिव ज्यादा होगा चार्ज से, बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे अगर उसने गेन किए। मतलब चार्ज में दोनों केस में फायदा है, चाहे कैटायन पे चार्ज ज्यादा हो चाहे एनायन पे चार्ज, लेकिन साइज में कैटायन छोटा हो और एनायन कैसा हो, बड़ा हो। तो ये फायदे की बात है किसके लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही है आपका, कौन सा रूल कह रहे थे, हाँ फजान, फजान नहीं बोलते, फायंस बोलते, ठीक है। हाँ लिखेंगे फजान, बोलेंगे क्या, फायंस। जे साइलेंट है, जे साइलेंट है जी। हाँ अभी इस पे न्यूमेरिकल तो करा लेने दो, फिर बताओ करगी, ठीक। अरे आपस में बात नहीं करनी, न्यूमेरिकल करो पहले, स्टार बनाओ। एक और चीज इसमें ऐड कर लो, ये जो लाइन इतनी दुनिया भर की लिखी है ना हमने, इसमें एक और ऐड, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल करो। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, जितना अच्छा आयनिक बॉन्ड उतना उसको तोड़ने में, उसका क्रिस्टल उतना मजबूत, उतना उसको तोड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। जितना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड वो उतना गंदा आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसके, पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सारी लाइंस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। सवाल करें, लिखिए एग्जाम्पल। चार्ज वाले में भी कर सकते हैं, सब लाइन में लिख लीजिए, एक ही बात है। लिखो BeCl2 MgCl2, एग्जाम्पल BeCl2 बादल, BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2। हमेशा क्या ध्यान रखना है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर, सब में कंपेयर करना है किसमें ज्यादा किसमें कम। कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर, इन चीजों को अगर आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको भूल जाइए, जो डिफरेंट फैक्टर है उसको याद रखना। इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, ये B+2 बनाएगा, Cl- बनाएगा, ये Mg+2 बनाएगा, Cl- बनाएगा। कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, बोलो बच्चों, Cl- है ना। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करना है अपने को, उसके हिसाब से आंसर नहीं होगा, वो तो सब में है। जो कॉमन चीज है उसके हिसाब से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। डिफरेंट क्या है, पॉजिटिव आयन। तो आप पॉजिटिव आयन पे चार्ज देख लेते हैं, पहले चार्ज देखते हैं। चार्ज देखो सब पे क्या है, सब पे सेम है चार्ज, +2 +2 +2। चार्ज भी सेम है सब पे, जितनी पॉजिटिव स्पीसीज है कैटायन है सब पे चार्ज भी क्या है, सेम है। तो ये भी कंपैरिजन का फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब क्या देखेंगे, कैटायन का साइज देख लेते हैं। तो साइज अगर देखो तो B+2 सबसे छोटा होगा ना, फिर कौन आएगा, Mg+2, फिर Ca+2, फिर Sr+2, फिर Barium+2 सबसे बड़ा। कैटायन के साइज से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन साइज, यानी कि जिसमें कैटायन सबसे छोटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो ये सबसे छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर आ गया अपना। बोलिए बच्चों, बादल मुझसे बात कर लिया करो कभी कभी।
गुड मॉर्निंग। आंसर समझ में आया? सबको क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हैं, ऊपर बेरिलियम था, सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, कैटायन का साइज बढ़ रहा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कम हो रहा है ना डाउन द ग्रुप? उल्टा बोलो आंसर। नोट हो गया? अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसा केस मिलता है, तो बोलते तो हो नहीं, आप अपना बातें करने में लगते हो आप लोग। इतनी बातें ही नहीं खत्म होती है बादल की। तो क्या चल रहा है इधर? देखो दिखाओ मुझे, एक भी पॉइंट छूटा हुआ? मैदान तुम नोट करो जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट लिखा तुमने? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो? कोवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? कैसे? कैसे? ना वो आयरन बॉन्ड बढ़ेगा ना, तो हाँ। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बट वो आयरन बॉन्ड जितना अच्छा होता है उतना हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई होता है? वही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनमें, तो फिर तोड़ने में ज्यादा होता है। क्रिस्टल क्या होगा? मजबूत। सही बोला आपने। डायमंड उसमें तो एक ही एलिमेंट है, उसमें कहाँ बात हो रही? Na+2 है, Mg+2 है, बोर्ड पे देखें। Al+3 है, ये तीनों दे रखे हैं आपको। Si+4 है ना? इनके सॉल्ट है। इनके क्या है? सॉल्ट नहीं दिया, सॉल्ट, या ऐसे लिख दे मान लो कि इनका क्लोराइड है, इन सब का, इनके क्लोराइड है सबके। तो एनायन तो कॉमन हो गया। अब आपको बताना है किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। आप आंसर देंगे आप लोग। Na+। कोशिश करिए ऑनलाइन। देवांशी, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा अगर सबके क्लोराइड हो तो? क्यों? और साइज नहीं देखोगे? ये कब बता दिया? तो मतलब मैंने ये रूल बता दिया। अच्छा चलो, अच्छा चलो, देखो 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 देखो, अगर साइज की भी बात करो ना, अगर साइज की बात करो तो पीरियोडिक टेबल में पीटी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? यहाँ पे साइज भी डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन का चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। इसमें भी शेल, सोडियम को देखो तो उसमें भी शेल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। सोडियम प्लस बनेगा तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, Mg+2 बनेगा तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, Al+3 बनेगा तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, Si+4 बना तो 14 में से 4 निकल गए, 2,8 कॉन्फ़िगरेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है ये सारी की सारी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो सबसे छोटी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज उसका साइज क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? सब में स्मॉलेस्ट होगी वो। हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो वो क्या होगा? उसका साइज तो छोटा होगा। तो ये चार्ज की वजह से भी, चार्ज फैक्टर से देखो तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा SI वाले में, और साइज फैक्टर की वजह से देखो तो भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। Si+4 के केस में चार्ज हाईएस्ट है इन सब से, और Si+4 के केस में साइज स्मॉलेस्ट है। दोनों फैक्टर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर इसमें जा रहे हो, ये पीरियड में मूवमेंट है। किस पीरियड के एलिमेंट है ये सब? थर्ड पीरियड के है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन सारे थर्ड पीरियड के हैं। तो साइज क्या हो रहा है? इधर छोटा हो रहा है पॉजिटिव का, और चार्ज भी बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट अगर इसमें जा रहे हो तो क्या होगा आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मतलब ये वाले केस में पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अगर कहीं पे आंसर रेडियस वाले फैक्टर से और चार्ज वाले फैक्टर से अपोजिट आ रहा हो, आंसर आपको ऐसा मिल रहा हो कि रेडियस वाले फैक्टर से मान लीजिए कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है और चार्ज वाले फैक्टर से बढ़ रहा है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर किसको मानते हैं? चार्ज। ठीक है। स्टार बना के पॉइंट क्या लिख लेंगे? डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? चार्ज। उसका इस्तेमाल हमें, इसके डोमिनेंस का इस्तेमाल हमें कब करना पड़ता है? ज्यादातर केसेस ऐसे होंगे जिसमें दोनों सेम आंसर आएगा। चार्ज से भी, इसमें भी देखो चार्ज से भी देखा, साइज से भी देखा, सेम आंसर आया। जब अपोजिट आंसर आने लगे तो चार्ज वाला आंसर मैटर। अब कोई दिक्कत बोलो। यही आपका क्या था? बढ़िया बढ़िया, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। चैप्टर खत्म? बच्चा क्या? मेरी तरफ से खत्म था। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो नालायको। थर्मोडायनेमिक्स नाम इतना मस्त है, कौन बोल रहा है? बोलो भाई, क्या हुआ मेधांश? बोलिए ना। तो बताया था उसमें कुछ पढ़ाने लायक चीज नहीं है। तो शुरू में ही बताया था। अब पढ़ाएंगे सॉलिड स्टेट में, गैसियस में आएगा, कई जगह आएगा। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बताया आपको मेटलिक में, इंट्रो वगैरह तो दिया होगा थोड़ा बहुत। मेटलिक बॉन्ड अभी आप पढ़ोगे भर भर के, कहाँ पे? फिजिक्स में भर भर के पढ़ोगे। मुझे कौन सा चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा किसमें हमने पढ़ा था भाई, बहुत पढ़ा था उसमें, हमको सर ने बहुत पढ़ाया था। एग्जाम्पल लिखो। Al2SO4 होल थ्राइस क्वेश्चन है। Al2SO4 होल थ्राइस, MgSO4, Al2SO4 होल थ्राइस,
MgSO4 Na2SO4 तीन सॉल्ट दिए, Al2SO4 होल थ्राइस, कॉमा MgSO4, कॉमा Na2SO4। इसमें आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। एल वाले का ज्यादा होगा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में आंसर आ रहा है एल वाले का ज्यादा होगा, फिर एमजी, फिर एनए। क्यों, रीजन बताइए। तो वही तो बोल रहे हैं। और SO4-2 तो फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, एमजी का क्यों बड़ा होगा? तीन सॉल्ट दिए मैंने आपको, बोर्ड पे देखें। ऑनलाइन वाले आंसर दे दें। ऑनलाइन जनता जनार्दन आवाज आ रही है। अथर्व श्रीवास्तव, अथर्व, अथर्व आपका आंसर नहीं आ रहा है। SO4 कॉमन फैक्टर है तो SO4 को हटा दिया, क्या बचता है? Al+3 बचता है, Mg+2 बचता है, Na+ बचता है। सारी अभी तो बताया था शायद, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई। यही क्वेश्चन था क्या? इसका साइज सबसे छोटा होगा और चार्ज सबसे बड़ा, साइज स्मॉलेस्ट और चार्ज क्या हो गया? हाईएस्ट। तो इसी में जाने वाला है ज्यादा, तो Al2SO4 होल थ्राइस का सबसे ज्यादा, फिर किसका होगा? MgSO4 का। क्या बोल रहे थे हर्ष तुम? MgSO4, MgSO4 क्या पढ़ाया था? ऐसे करेंगे आप लोग? इतना आसान तो होता नहीं। स्टार बना के एक पॉइंट लिखे नीचे, स्टार बनाओ बढ़िया सा सुंदर सा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ऑफ कैटायन। एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं PNGC। PNGC, PNGC क्या है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड पे देखिए, इधर उधर बातें ना करें। Cu+ के कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देने वाली बात है, देखो ध्यान से। Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। Cu का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu का, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला है मैंने पूछा नहीं है एक्सेप्शन होता है नहीं होता है, वो आपको पता होना चाहिए।
चौथा चैप्टर चल रहा है तो सेकंड चैप्टर की बात आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 29 है, इतना मैंने बता। कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, सीयू का लिखो। क्या बोला था, बाहर से जाता है इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 बादल चुप 3s2 3p6 बादल 3d10 4s1। ये हो गया, ये कॉपर का है। अब हमने बोला कॉपर प्लस तो क्या हो जाएगा, 4s1 वाले इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, बाहर से निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन कॉपर प्लस का क्या बन गया, 3p6 3d10। क्या बन गया, 3p6 3d। तो कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल में देखो तो क्या बन रहा है, 2 8 18। देख पा रहे हो उसको, देखो ध्यान से, 2 8 18। पहले शेल की अगर बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें फिल कर सकते हो। दूसरे शेल की बात करो तो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन 2n² से अगर देखें। तीसरे शेल की अगर बात करो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इसमें, 18 भर सकते हो, है ना। ये इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन तीनों शेल क्या है, पूरे के पूरे फिल्ड हैं। Cu प्लस के कॉन्फ़िगरेशन में पूरे के पूरे इसके क्या है, तीनों के तीनों शेल पूरे कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी आयन के कैटायन के मिलते हैं, आयन मतलब कैटायन की बात हो रही, कैटायन के मिलते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन Cu+1 का क्या कहलाएगा, PNGC। नोट कर लीजिए धनाधन। फटाफट नोट करिए। ठीक है, अब ये PNGC बताया क्यों गया, किस रिस्पेक्ट में बताया गया, ये स्लाइड नोट हो गई। बोला गया NaCl और CuCl के कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर कीजिए। कंपेयर किया गया तो देखा क्या गया कि NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है CuCl के कोवेलेंट कैरेक्टर से। NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl के कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या है, कम है। NaCl में अगर Na को देखो, Cl तो कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे अगर Na प्लस को देखो तो क्या बनेगा, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 2 8 कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, नोबल गैस का हो जाएगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे Cu प्लस है, तो Cu प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 2 8 18। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, PNGC, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी सिस्टम दोनों क्या है, दोनों के दोनों स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे चार्ज सेम है, Na प्लस और Cu प्लस चार्ज सेम है,
चार सेम है तो उससे कंपेयर हम कर नहीं सकते। तो क्या देखना है यहाँ पे आपको फैक्टर देखना है कि अगर Cu प्लस की बात करोगे तो Cu प्लस में Z इफेक्टिव अगर देखोगे आप, जेफ की बात करो, यानी कि जो प्रोटॉन होंगे उनकी अगर बात करो, पॉजिटिव चार्ज तो दोनों पे सेम सेम है, +1 +1। प्रोटॉन की अगर बात करो तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो गए आपके, 2 8 18 हो गए, मतलब कितने प्रोटॉन हो गए, अगर इस इनकी बात करो तो कितने हो गए प्रोटॉन, तो 29 होंगे वैसे, 29, ठीक। और Na+ की बात करोगे तो Na+ में प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे। तो ये बोला गया कि Cu+ का जो जेफ है वो ज्यादा होता है Na+ के जेफ से। जेफ क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स, जो Cl- के इलेक्ट्रॉन क्राउड को खींचेगा और उसको डिस्टॉर्ट करेगा। तो इसका मतलब Cu+ का अगर फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या होगा, मोर, ये ज्यादा डिस्टॉर्शन करवा पाएगा। डिस्टॉर्शन ज्यादा करवाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, मोर, क्या, जहां पे भी पीएनजीसी मिलेगा, अगर वैसा कोई आपको करते हैं कंपैरिजन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा यहाँ पे, हाई। हाँ, हाँ मैंने किसी किताब में देखा था, उसमें ये देखा था कि जैसे ये इनवर्टर कॉन्फ़िगरेशन होती है, और इसकी वजह से ना जैसे खाली डी के इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, वो शील्डिंग की वजह से ओवर शील्डिंग की वजह से जेफ ज्यादा था। Yes, why CuCl is covalent and NaCl is ionic? क्वेश्चन ये था, सवाल क्या है आपका, CuCl कोवेलेंट, हेलो हेलो, कौन था, कॉपर वाले केस में डी के भी 10 इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो गई थी, इनके एंट्री की वजह से पुअर शील्डिंग थी। शील्डिंग जहां पर भी पुअर हो जाती है, जेफ वाला फैक्टर क्या करता है, उसको तुरंत डोमिनेट कर देता है, तो जेफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जेफ अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा बगल वाले एनायन के, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा तो डिस्टॉर्ट ज्यादा कराएगा, डिस्टॉर्ट ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कोई दिक्कत, इसीलिए NaCl
और CuCl में CuCl कैसा है, कोवेलेंट, और NaCl कैसा है, आयनिक। कोई दिक्कत? इसीलिए इसके आगे वर्ड क्या लिखा है, स्यूडो। स्यूडो क्यों लिखा है? कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 28 हुए ना। अगर 38 36 होता तो हम बोलते हैं नोबल गैस। अभी हमने क्या बोला इसको, स्यूडो नोबल गैस। तीनों शेल भरे हुए हैं तो स्टेबिलिटी इस तरीके से गेन हो रही है, तीनों शेल पूरे फुलफिल है ना। लेकिन हमारे इनर्ट गैस कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, फिर उसके बाद आर्गन का 18, फिर क्रिप्टन 36। तो अब इसके बाद 36 वाला जो आएगा वो नोबल गैस होगा, है ना। किसी का अगर इलेक्ट्रॉन 36 हो तो उसको नोबल गैस बोलेंगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्यूडो नोबल गैस। नोबल गैस नाम क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि तीनों के तीनों शेल पूरे कंप्लीटली क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, फिल्ड। 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे आती है ना। फिलिंग कैसे करते हैं, बोरबरी रूल जो पढ़ाया था आपको 10th में, भूल जाते हैं कैसे करते हैं बच्चों। देखो बोरबरी रूल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो 1s2 2s2 से सिखाया गया है तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बोरबरी रूल में सिखाया जाता है पहले शेल में भरिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में भरिए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे शेल में भरिए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथे में भरिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे में आइए 18 तक भरिए। इसमें 18 तक भरने के बाद फिर अगले वाले में शुरू कीजिए, फिर नेक्स्ट वाले में शुरू कीजिए। समझ आ रही है बात। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 भर सकते हो, 2n²। n क्या है आपका, थर्ड शेल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। मैक्सिमम तो इतने भर सकते हो। क्रिप्टन कैसे नोबल गैस है, क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन 36 है ना। 30 तक लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10। यहाँ तक बात कितनी हो गई, 30 हो गया। फिर क्या बनेगा अपना, 4p6 भर जाएगा सारा का सारा। उस वाले रूल से हाँ, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो। नोबल किस पे बोला है, देखो नोबल किस पे बोला है, नोबल बोला है ऑक्टेट का। नोबल किस पे बोला है, सुनो सुनो, नोबल किस पे बोला, पॉइंट अगर लग रहा है तो डिस्कस होना चाहिए। नोबल किस बात पे बोला है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होना चाहिए। आउटर शेल क्या है, 4s2 4p6। नोबल बोलने का ये है। स्यूडो नोबल क्यों बोल दिया, स्यूडो नोबल में ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया। ऑक्टेट वाला लेते तो आउटर में तो 18 हो गए थे। स्यूडो नोबल में क्या कॉन्सेप्ट ले लिया, बोला कि तीसरे शेल में जितने, पहले में जितने चाहिए थे मैक्सिमम वो फिल है, दूसरे में जितने चाहिए थे उतने फिल है, तीसरे में जितने शेल हैं उसमें जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पूरे फिल हैं। इसीलिए वर्ड उसके आगे क्या लगा, वो नोबल गैस नहीं है। तो क्या है, नोबल गैस Cu प्लस को थोड़ी बोल दोगे, स्यूडो। और सुनो सुनो सुनो, स्यूडो बोलने का मतलब है स्टेबिलिटी गेन। स्यूडो बोलने का क्या मतलब है, स्टेबिलिटी गेन है। नोबल गैस बोलने का मतलब उसको, उस सिस्टम को स्टेबिलिटी मिली। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे मिलती है,
ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्डिंग नहीं करेगा जल्दी से किसी से, यही कॉन्सेप्ट है। इनर्ट बोलते हैं, नोबल बोलते हैं, क्यों? किसी से नहीं नहीं, ये नोबल गैस के लिए थोड़ी है। नोबल गैस के लिए तो पी वर्ड क्यों लिखते हो? स्यूडो बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, और क्या रह गया था? गार्गी क्या कह रहे थे आप, क्या रह गया था? जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ड्रैगोस रूल और बेंट रूल। ड्रैगोस एंड बेंट, हाँ ये कराऊंगी मैं, ये थोड़ा सा एडवांस के टॉपिक है तो इनको मैं कराऊंगी थोड़ा सा, लास्ट में कराऊंगी। ठीक है, मालूम है मुझे, ये कराना है मुझे। और क्या कह रहे थे मैदान, और कौन सा टॉपिक कह रहे थे? हाँ हाँ, वो 5th चैप्टर में आएगा। हाँ, जीरेड में सिमेट्री बताई जा रही है, वो अपने काम की नहीं है। जीरेड अपने काम का नहीं है। और क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो, क्या नाम है मैदान से, और क्या कह रहे थे? बैक बॉन्डिंग पढ़ के देखा फिर से, नहीं आया? चलो बैक बॉन्डिंग समझ लो, थोड़ा सा समझ। बैक बॉन्डिंग लिख चुके हैं ना, तो इसको दोबारा मत करिएगा। बादल जी, पॉपुलर हो गए भाई वीडियो में मेरे। कोई बहुत तगड़ा बच्चा है, मैम बार बार से बैक बॉन्डिंग। सोहम आप तो रहने दो। BF3 ये एग्जांपल लिया था। BF3 में ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये कौन सी बॉन्डिंग है? ठीक, बोरॉन का सिस्टम क्या है? बोरॉन का सिस्टम देखो, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p, ये सिस्टम पड़ा हुआ है इसके पास। ठीक, अब इसको क्या करना है, इसको 3 फ्लोरीन अगर ऐड करने, BF3 मॉलिक्यूल बनने का मतलब इसने क्या किया, 3 फ्लोरीन अपने अंदर ऐड करवाए। अगर ऐड करवाए तो 3 इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है इसकी। अब ये किस में जाएगा? घर पे मेहमान आने वाले हैं तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जैसे बैठे वैसे ही घर के कपड़ों में कुछ भी। ठीक है, तो तैयारी चल रही है, तैयारी में क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन इधर भेजे गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मिक्सिंग हुई ना, मिक्सिंग हुई तो क्या हुआ, sp2 बन गए। कितने बने? 3 नए बन गए sp2। ठीक, अब ये तीनों नए जो sp2 थे वो कैसे अरेंज हो गए, कौन सी ज्योमेट्री पे अरेंज होते हैं? TP ज्योमेट्री पे अरेंज हो गए, यही बात तो है। फिर फ्लोरीन क्या आ गए, डन 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 फ्लोरीन, अरे अच्छा नहीं बना, इतना गंदा।
ये फ्लोरीन के हो गए, ओवरलैपिंग हो गई। कौन बोला ये? यस मैम। ये फ्लोरीन के तीन आके अटैच हो गए। ये sp2 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 किसके थे? बोरॉन के थे। ठीक है, फिर भी क्या हुआ इसको, इनको इनको राहत की सांस नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इनका सिस्टम अभी भी क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो ये मॉलिक्यूल क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो या तो कोई बगल में मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे NH3 आ जाता है तो NH3 के लोन पेयर को ये तुरंत ले लेता है ना। अब अगर नहीं है तो इसने बोला चलो कहीं अपने ही मॉलिक्यूल में पड़ोसी का, जैसे बायोलॉजी में एक चीज आपने पढ़ी होगी कहीं पे, कि कहीं पे तो किसी टॉपिक में आता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी सेल को दिक्कत होने लगी तो वो क्या करती है, अपने अगल बगल के सेल को डिस्ट्रॉय करके खा जाती है ना। तो बड़ी क्लास में पढ़ते होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये खाएंगे नहीं, ये जो चीज है वो तो बनी रहेगी। ये क्या करेंगे, इन्होंने बोला फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था। फ्लोरीन का सिस्टम था 1s2 2s2 2p5, यही तो होता है, 9 वाला सिस्टम है इसका। 2p5 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट कर गया। तो इसके पास ये जो पी में ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं पी में आराम से। फ्लोरीन के दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है। एक से तो इसने बना लिया बॉन्ड, और बाकी क्या है, दो ऑर्बिटल्स में इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं पी में। तो तब बोरॉन ने बोला ऐसा है कि कुछ टेम्परेरी सिस्टम बनाते हैं। आप पूरा इलेक्ट्रॉन, हमको रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। परमानेंट ट्रांसफर बोले तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट किसमें है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो उसी तरीके का कुछ प्रोसेस होता है कुछ टाइम के लिए। ये जो बोरॉन था, बोरॉन के ये तीनों मिलके तो sp2 बना लिए थे। ये एम्प्टी ऑर्बिटल बचा था ना इसमें, एक p, इस बोरॉन पे एक p पे क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल बचा हुआ था, बैठा हुआ था। यहाँ पे एक मान लो एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे है और कभी इनका मूवमेंट शुरू हो गया, रेजोनेंस काइंड ऑफ बन गया। तो कभी इधर वाले फ्लोरीन से ये प्रोसेस होगा, क्या 7 कैसे हुए, 6 तो था, 2 ले लिया एक फ्लोरीन से। तो कभी इस फ्लोरीन से होगा, कभी इस फ्लोरीन से, कभी इस फ्लोरीन से। ठीक है, एक ही टाइम में 2 फ्लोरीन से नहीं लेगा, 8 ही तो चाहिए इसको। तो कभी किसी फ्लोरीन से, कभी किसी फ्लोरीन से। तो क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है नहीं, ये क्या है, जो फ्रंट वाला एटम है और सेंटर एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादातर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ये सेंट्रल एटम है अगर, तो सेंट्रल एटम साइड वालों को क्या करता है, साइड एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग क्यों बोला, साइड एटम से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटर एटम में, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, बैक बॉन्ड। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से इस बॉन्ड में BF3 में जो कि सिंगल बॉन्ड था, अब कैसा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वो बॉन्ड पूरी तरीके से डबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोवलेंट जैसा परमानेंट डबल बॉन्ड तो नहीं बन रहा है। तो इसको BF3 मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
रेजोनेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्लोरीन से इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ से। ये तो रेगुलर स्ट्रक्चर है ना, रेगुलर ज्योमेट्री है ना टीपी, रेगुलर में जीरो होते हैं, जिनका भी रेगुलर स्ट्रक्चर होगा उनका क्या होगा? लोन पेयर जीरो, रेगुलर स्ट्रक्चर तो डाइपोल मोमेंट जीरो। लोन पेयर एब्सेंट है, स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, पक्का? टाइम बोलो। 2 p/q करेंगे तब जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गलत। मैम फिर नेक्स्ट क्लास से थर्मो होगा। नेक्स्ट क्लास से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया, अभी p/q करेंगे। क्या हुआ मैदान, कुछ कहना चाह रहे हो आप? बोलो। फिजिकल फिजिकल प्रोसेसेस की बात होगी ना। क्या नाम है इनका? क्वेश्चन लिखिए। सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर sum of number of lone pairs of electron on each central atom in the species, जितने मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ सब में क्या करना है? जितने स्पीसीज लिख रही हूँ उसमें सब में क्या करना है आपको? सेंट्रल एटम का निकालना है क्या? लोन पेयर, और जोड़ना है, और क्या जोड़ना है? बादल कर लो, बाद में कर लेना वो। मैम ये न्यूमेरिकल करेक्ट। कोई बात नहीं, चलो। सवाल समझ में आया? मैम ये न्यूमेरिक है। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप वाला एडवांस का सवाल है, लेकिन क्या बताऊं मैं, क्यों बताऊं? दिया है वैसे क्वेश्चन में तो बता दो। दिया हुआ है तो मैं बता देती हूँ, वैसे मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फ्लोरीन का है 9, सल्फर का है 16, ब्रोमीन का मुझे पता नहीं, टी का मुझे पता नहीं, जिनॉन का मुझे पता नहीं। ये आपको सारे जितने एलिमेंट हैं सब पीरियोडिक टेबल में सिखाए जा चुके हैं, तो आपको सीक्वेंसिंग से एटॉमिक नंबर निकालने नहीं आता। अभी मैजिक नंबर कर रहे थे। ये आएगा 18 ग्रुप में, ये आएगा 17 ग्रुप में क्लोरीन के बाद, ये आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। एटॉमिक नंबर नहीं निकालने आता है, दिया है लेकिन मैं नहीं दूंगी।
तुमको एटॉमिक नंबर निकालने आना चाहिए ना, पीरियोडिक टेबल से पता होना चाहिए ना। सेकेंड पीरियड में है तो फिर थर्ड में आओगे तो कितना होना चाहिए, थर्ड से फोर्थ में आओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ये सब कब सीखोगे तुम लोग। चलो लिख दिया मैंने, करो जल्दी से। स्ट्रक्चर बनाना है आपने। आउटर इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चलेंगे, एटॉमिक नंबर की जरूरत भी नहीं थी, आउटर इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाते हैं जिस ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ कर लो, एडवांस का भी करोगे तो जल्दी करो। रितिका करो, ऐसे नहीं, आराम करने का टाइम नहीं है। एसएन का लिखा होगा। हाँ ये क्या दे रखा है इन्होंने, कुछ हाँ एडवांस का सवाल है, इन्होंने एसएन मैंने लिख भी दिया, इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कैपिटल एस कैपिटल एन, लिखो लिखो, कैपिटल एस कैपिटल एन लिखो। कहानी में कुछ ट्विस्ट है। नाइट्रोजन है। अरे अरे गार्गी धीरे बोलो बेटा, कान फट। SnF3 में लिखा हुआ है एस कैपिटल और एन भी कैपिटल, सल्फर और नाइट्रोजन है वो। हाँ मैंने सोचा इन्होंने गलती से लिखा है, लेकिन वो सही है, कहानी में ट्विस्ट है। नाइट्रोजन उसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा उस मॉलिक्यूल में, और सल्फर और फ्लोरीन लगे हुए होंगे साइड साइड। HCF3 जब एग्जाम में दे देंगे लोन पेयर निकालने को तो मतलब मॉलिक्यूल है, बनाना है दीदी। देख रही हूँ मैं, सवाल में एक बार देख लेती हूँ। हाँ माइनस का चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, ये ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल में। और चार्ज चेक कर लूं किसी पे रह ना गया। अच्छा बाकी लोग निकालें, बॉन्ड बनाना है। देखो स्टेप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कौन सा किस ग्रुप का एलिमेंट है, उसके हिसाब से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना के लोन पेयर पता लगते हैं ना, सिखाया नहीं है आपको, ऐसे देख रहे हैं मुझे सब, मुझे करके दिखा दो, मैं बता रही हूँ आपको। ये सवाल करो फटाफट से, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी अगर आपने नहीं किया। सबके लोन पेयर निकालने हैं, फिर सबको लोन पेयर को केवल ऐड करना है सेंट्रल एटम पे। सबके स्ट्रक्चर बने, एडवांस का क्वेश्चन है ना तो थोड़ी मेहनत करवाएंगे ना, 10 स्ट्रक्चर तो बनवाएंगे। अरे जो भी है इसमें। इधर आओ। तुमने 9 कैसे गिने थे गार्गी, किस खुशी में। समृद्धि अपनी कॉपी में देखो, इधर उधर क्यों देख रहे तुम। कोशिश करो, पेशेंटली कोशिश कीजिए। सवाल कैसे निकलेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक मॉलिक्यूल शांति से बनाइए।
दो लोग कंसल्ट करके सवाल कभी भी नहीं करेंगे। अथर्व श्रीवास्तव आंसर आ गया तो टाइप कर दीजिए। अंशराज, देवांशी, आंसर आ गया तो टाइप करो। किसने 7 टाइप किया? हंसराज का 6 आ रहा है। मैंने आंसर थोड़ी देखा। बताऊं आंसर? अब बता देती हूँ। आंसर एक ही भरना है भाई, 6-7 के आसपास ही, नहीं 6 या 7 भरना है। 6 ही है। चलो कर लेते हैं। टी क्या दिया हुआ? टी F6 दिया है कि Br6? और इस पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो से आपको क्या पता लगा? ये 16 ग्रुप का है, तो 16 ग्रुप के एलिमेंट में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। -2 का चार्ज है, तो अगर हम मान लें कि सेंट्रल एटम पे वो चार्ज अगर मान लो, तो कितना हो जाएगा चार्ज आपका? -8 हो जाएगा। तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ब्रोमीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो ब्रोमीन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? ब्रोमीन सिंगल। कितने ब्रोमीन जुड़ गए? कितने जोड़ने में ब्रोमीन? 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। फिर बोलो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट बोलो। Br F2+। ब्रोमीन है, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या समझ सकते हैं हम? 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? 6 होंगे। 6 बना लिए, 2 फ्लोरीन से रिएक्ट कर लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो 2 लोन पेयर हो गए इसके पास। बोलो ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे। फिर आगे बोलो। कहाँ? अगला SnF3, कोई चार्ज है? नहीं। नाइट्रोजन को सेंट्रल में ले लेते हैं। S को सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सल्फर के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या बनाएगा? 3 बनाएगा। अब कुछ बात बैठ रही है यहाँ पे? नाइट्रोजन के 5 होते हैं ना, तो बात बैठ गई, 0 Lp हो गया, है ना। और बोलो अगला कौन सा था? CF3 के ऊपर माइनस चार्ज है। सिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में? 8 होते हैं। ज्यादा बना दिए? अगर 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बचेंगे? तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से? तो 6 कहाँ आ रहा है? हमारा तो 7 आ रहा है ना। अच्छा, 1 + 2 + 3 6 ही तो आ रहा है।
मैंने 7 कैसे जोड़ा? हो जाता है जैसे आपसे होता है वैसे। अब आपका आंसर क्या आया है, चेक कर लीजिएगा। जी और भी किसी ऐसे लेते था ना मैंने गार्गी गार्गी थोड़ा थोड़ा सा अपना जो भी क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं क्वालिटी बोलते हैं साउंड की। और दे ऐसे लेते था